हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस क्या होती हैं इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब किसी मटेरियल के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है या वो डिक्रीज़ करें आप या इंक्रीज़ करें तो मटेरियल के अंदर कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं और वो स्ट्रेसेस जो होती हैं वो या तो टेंसाइल होंगी या कंप्रेसिव होंगी, मतलब नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं। और इसी कारण से इस टॉपिक को हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में पढ़ते हैं। क्लियर? अब टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूँ। देखिए, मैंने कहा द लेंथ ऑफ ए मटेरियल या मेटल विच अंडरगोज ए चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस एंड इफ द मटेरियल इज फ्री टू डू सो देन नो स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द मटेरियल। अगर किसी मटेरियल की लेंथ चेंज होती है टेम्परेचर चेंज होने के साथ और वो फ्रीली एक्सपेंड और फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो उसके अंदर कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होती। क्लियर? बट if the material is constrained, stresses are developed in the material which are known as temperature stress। अगर उस मटेरियल को आप कंस्ट्रेन करते हैं, मतलब उसको फिक्स कर देते हैं, तो फिर उसके अंदर ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है ना एक्सपेंशन हो सकता है, तो फिर उसके अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं और उन्हीं स्ट्रेसेस को हम टेम्परेचर स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए आगे मैंने यहाँ पे भी लिखा, इफ़ द मेंबर इज अलाउड टू फ्रीली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नो स्ट्रेसेस विल बी इंड्यूस्ड। अगर वो फ्रीली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो कोई स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होती। लेकिन अगर इफ़ द मेंबर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग, अगर आपने मेंबर को एक्सपेंड होने से रोका है, उसको प्रिवेंट किया है, तो फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। मैंने आगे लिखा कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड। क्लियर? कि अगर आप एक्सपेंशन से रोकते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होती हैं। आगे देखिए, मैंने कहा इफ़ द मेंबर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकते हैं तो फिर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा टेंसाइल स्ट्रेस विल बी इंड्यूस। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंशन से आपने रोका उसको, मतलब वो एक्सपेंड होना चाहता है मटेरियल और उससे आपने उसको रोका है, प्रिवेंट किया है, तो फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है और कॉन्ट्रैक्शन से रोका है, तो फिर टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। इफ टेम्परेचर ऑफ ए बार इज राइज्ड बाय T डिग्री, कि अगर एक बार का या एक एलिमेंट का टेम्परेचर T डिग्री से इंक्रीज करते हैं देन देयर विल बी इंक्रीज इन डायमेंशन इन XYZ डायरेक्शन। तो उस एलिमेंट के तीनों डायरेक्शन में डायमेंशन चेंज होते हैं और वो क्या चेंज होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा, एक्सपेंशन इन 3 डायरेक्शन आर गिवन एस। तो ये मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है, इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों गिवन है। ठीक है, तो फिर अगर टेम्परेचर T चेंज होता है तो फिर इसके जो डायमेंशन है उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा TL, डेल्टा B इज इक्वल टू अल्फा TB और डेल्टा H इज इक्वल टू अल्फा TH। यहाँ पे अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। ये अल्फा का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है। वो क्यों लिखी है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, अल्फा स्टील इज इक्वल टू है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये हुआ इसका कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने पे जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट मेटल्स के लिए वैल्यूज़ लिखी हैं और वो इसलिए लिखी थी कि मुझे यहाँ से पता चला कि एल्युमिनियम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम के अंदर जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज़्यादा होता है इन 4 मेटल्स में से। क्लियर? अब एक चीज़ और बोलता हूँ, इफ़ फ्री कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इन एनी डायरेक्शन इज प्रिवेंटेड फुल्ली और पार्शियली देन इन दैट डायरेक्शन स्ट्रेसेस विल बी 0। अगर आप किसी भी मटेरियल में फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को फुल्ली या पार्शियली प्रिवेंट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो फिर उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती हैं। जैसे एक ये बॉडी है और इस बॉडी को आपने एक्स डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी वो एक्स डायरेक्शन में होंगी, मतलब वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होंगी क्योंकि वो फ्रीली एक्सपेंड हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर आपने उसको वाई डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया
तो फिर y डायरेक्शन के अंदर ही स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। x और z डायरेक्शन जो है वो फ्रीली एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए उसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होंगी। क्लियर? अब हम टेम्परेचर स्ट्रेस को कुछ केसेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए केस 1, इफ लेंथ ऑफ द बार इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा एल when its temperature is increased by T degree centigrade and अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कैंटिलीवर बार कंसीडर की और इसमें फ्री एक्सपेंशन अगर होता है, कैंटिलीवर बार है तो एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है, मतलब फ्री एक्सपेंशन हो सकता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्री एक्सपेंशन होगा और फ्री एक्सपेंशन की जो वैल्यू होगी, मतलब एक्सपेंशन की जो वैल्यू है डेल्टा एल, वो होगी अल्फा टी एल। ठीक है, अब ये अल्फा टी एल कहाँ से आया? देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि अल्फा क्या चीज़ होती है, ये एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है पर डिग्री टेम्परेचर चेंज। ठीक है, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर T डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होगा तो T इंटू अल्फा एक्सपेंशन हो गया, और L लेंथ में होता है तो L से मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो डेल्टा L, तो जो फ्री एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा? अल्फा टी एल। क्लियर? इसीलिए फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक क्लियर? और अब मुझे पता है कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होंगी, तो मैंने लिखा नो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड। क्लियर? अब बात करते हैं केस 2 की। देखिए यहाँ पे केस 2 मैंने कहा इफ द बार इज कंस्ट्रेन्ड एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंशन देन टेम्परेचर स्ट्रेसेस इज इंड्यूस्ड, और यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस कौन सी होगी? कंप्रेसिव। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंशन से उसको रेस्ट्रिक्ट किया या प्रिवेंट किया, तो फिर एक्सपेंशन जब हम प्रिवेंट करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होती है, पहली चीज़। अब जब आपने उसको एक्सपेंड होने से रोका तो कितना एक्सपेंड होता? अगर फ्री एक्सपेंशन होता तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा टी एल होता। ठीक है, मैंने इसीलिए लिखा डेल्टा एल जो है वो एक्सपेंशन प्रिवेंट किया आपने। अब इसके कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुई और उसकी वैल्यू मैंने बोल दी सिग्मा। ठीक है, तो अब देखिए वो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी मैं वो कैलकुलेट करता हूँ। तो अल्फा टी एल हो गया एक्सपेंशन, और अगर सिग्मा स्ट्रेस इंड्यूस हुई तो उसके कारण जो एक्सपेंशन होता वो कितना होगा? वो होता स्ट्रेस बाय ई, स्ट्रेन हो गया, और एल से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो आपको चेंज इन लेंथ बता देगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो फिर आपको जो स्ट्रेस की वैल्यू मिली सिग्मा वो हो जाएगा, यहाँ पे एल से एल कैंसिल हो गया तो अल्फा टी ई आ गया, मतलब टेम्परेचर स्ट्रेस जो मिली वो हो गई सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा टी ई। क्लियर? स्ट्रेन चाहिए आपको तो टेम्परेचर स्ट्रेन लिखा मैंने, ई से डिवाइड कर दीजिए तो वो अल्फा टी जो है वो टेम्परेचर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब ये जो कुछ हो रहा है ये x डायरेक्शन में हो रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि y और z डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगी अगर ये 3 डायमेंशन बॉडी है तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो फ्री है एक्सपेंड होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो इसीलिए मैंने लिखा नो स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन y एंड z डायरेक्शन। क्लियर? अब एक थर्ड केस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इफ सपोर्ट इज अनेबल टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन कंप्लीटली एंड इफ द यील्ड इज ए, कि देखिए अगर ये बार है, ये बार यहाँ से लेके यहाँ तक बार है और टेम्परेचर आपने चेंज किया, ये टेम्परेचर चेंज होता है, तो फिर इसमें जो फ्री एक्सपेंशन होता वो कितना होता? अल्फा टी एल होता, लेकिन ये फ्रीली कितना एक्सपेंड हो पा रहा है? सिर्फ ए, मतलब आपने जो एक्सपेंशन प्रिवेंट किया वो कितना किया? वो अल्फा टी एल माइनस ए किया। ये देखिए अल्फा टी एल माइनस ए, मतलब डेल्टा एल की जो वैल्यू हो गई वो अल्फा टी एल माइनस ए हुई। क्लियर? और इसी कारण से इसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी। ठीक है, और वो स्ट्रेस कितनी होंगी? यहाँ पे भी कंप्रेसिव होगी क्योंकि एक्सपेंशन आपने प्रिवेंट किया, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा एल अपॉन ई। क्लियर? स्ट्रेस बाय ई करिए तो स्ट्रेन मिलेगा, एल से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया, मतलब चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा एल आ गया। दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे सिग्मा जो होगा वो अल्फा टी एल माइनस ए अपॉन एल इंटू ई। क्लियर? मतलब स्ट्रेस इस फॉर्मूले से मिलेगी। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड वर्ड यूज़ करते हैं। जो डेल्टा एल है यहाँ पे कितना था? डेल्टा एल अल्फा टी एल, क्योंकि आपने पूरा का पूरा एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया था। यहाँ पे कितने को प्रिवेंट किया है?
अल्फा टी एल माइनस ए को प्रिवेंट किया। क्लियर? इसलिए मैंने वो क्वांटिटी लिखी है। क्लियर? अब फोर्थ केस में बात करते हैं कि अगर एक टेपरिंग रॉड हो तो फिर उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट करोगे तो फिर क्या होगा, मतलब स्ट्रेसेस कितनी इंड्यूस होंगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने आप लिखा इफ़ अ बार इज ऑफ टेपर्ड सेक्शन, कि अगर टेपर्ड सेक्शन है तो फिर क्या होगा। ये मैंने टेपर्ड सेक्शन बनाया, यहाँ पे डायमीटर D1 है, वहाँ पे डायमीटर T2 है लार्जर एंड पे, और मुझे पता है, मैंने इसको ड्राइव किया है कि एक्सपेंशन जो होती है इस बार के अंदर तो वो कितना होता, टोटल एलोंगेशन जो होता वो डेल्टा इज इक्वल टू होता 4PL अपॉन पाई ई D1 D2, जब इसकी x डायरेक्शन में मतलब लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में P फोर्स लगता। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज के कारण स्ट्रेस इंड्यूस हो रही हैं। ठीक है? तो मैंने कहा कि टेम्परेचर चेंज के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस हुई उसे मैंने बोला सिग्मा, और उस सिग्मा के करस्पॉन्डिंग अगर फोर्स P हो तो इलोंगेशन इतना ही होगा। ठीक है? जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसके कारण उसके करस्पॉन्डिंग कुछ फोर्स होगा, वो फोर्स को मैं बोलता हूँ P। ठीक है? तो जो टोटल इलोंगेशन होगा डेल्टा इज इक्वल टू वो 4PL अपॉन पाई ई D1 D2 होगा। क्लियर? अब और मुझे पता है कि आपने जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट किया है, यहाँ पे एक्सपेंशन प्रिवेंट किया है, वो कितना है, अल्फा TL। तो अल्फा TL लिख दिया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको P फोर्स मिल जाएगा। तो P फोर्स लिख लिया आपने, P इज इक्वल टू आया अल्फा T पाई ई D1 D2 अपॉन 4। क्लियर? अब जब P मिल गया तो फिर आपको किसी भी सेक्शन पे स्ट्रेस कैलकुलेट, क्योंकि स्ट्रेस तो वेरी करेगी सेक्शन टू सेक्शन, ठीक है, क्योंकि एरिया वेरी कर रहा है, लेकिन फोर्स P की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो सॉरी, स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा फोर्स P अपॉन A। तो मैंने लिखा स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज इक्वल टू P बाय A। ठीक, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? अब मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगी, जहाँ पे एरिया सबसे कम होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ होगी। मैक्सिमम थर्मल या टेम्परेचर स्ट्रेस जो इंड्यूस होंगी वो इस स्मॉलर जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे इंड्यूस होगी। क्लियर? अब हम एक स्पेशल केस, फिफ्थ केस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार और स्प्रिंग सिस्टम गिवन है और इसके अंदर स्ट्रेसेस क्या होंगी टेम्परेचर चेंज के कारण, हम उसकी बात करते हैं। देखिए एक बार है, उस पर अगर एक आप फोर्स P लगाते हैं तो उस फोर्स P के कारण उस बार के अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस होंगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फोर्स P अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दीजिए तो स्ट्रेस मिल जाएगी। या फिर वो फोर्स P के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन आया या एलोंगेशन आया, उस एलोंगेशन से हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे और उस स्ट्रेन में E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी स्ट्रेस मिल जाएगी। क्लियर? लेकिन टेम्परेचर चेंज के कारण स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करें उसकी बात करते हैं। देखिए अगर एक कैंटिलीवर बार है और उसमें आप टेम्परेचर चेंज के कारण स्ट्रेस देखते हैं तो स्ट्रेस ज़ीरो होगी, क्योंकि एक कैंटिलीवर है उसके अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ, एक्सपेंशन होना है तो एक्सपेंशन हो जाएगा और स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी, कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने उसको एंड्स को कंस्ट्रेंट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर कोई एक्सटेंशन नहीं होगा उस बार के अंदर। ठीक है? तो फिर उसके अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी। अब उन स्ट्रेसेस को मेज़र कैसे करें उसकी बात करते हैं। तो देखिए जब वो बार का फ्री एक्सटेंशन अगर होता तो क्या होता, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होती, अल्फ़ा TL। ये तीनों क्वांटिटीज़ हम जानते हैं। L आपको बार की लेंथ पता है, अल्फ़ा उस मटेरियल का पता है, और टेम्परेचर चेंज कितना किया उसके करस्पॉन्डिंग मुझे टेम्परेचर स्ट्रेस चाहिए, मतलब अल्फ़ा TL हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो जो अल्फ़ा TL है वो तो एक्सटेंशन तो हुआ नहीं क्योंकि दोनों एंड फिक्स हैं। ठीक, तो उस अल्फ़ा TL को आप, अल्फ़ा TL फ्री एक्सपेंशन है, मतलब उस बार के अंदर जो फ्री अगर फिक्स्ड नहीं होता एक एंड तो अल्फ़ा TL एक्सटेंशन होता। तो उस अल्फ़ा TL वैल्यू को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस इंड्यूस होंगी वो टेम्परेचर स्ट्रेस होगी। क्लियर? मैंने कहा कि अगर ये बार फिक्स नहीं होती, ठीक, एक एंड फिक्स होता एक एंड फ्री होता, तो इसके अंदर फ्री एक्सटेंशन जो होता वो अल्फ़ा TL होता। उस अल्फ़ा TL को
कम करने के लिए, मतलब उसको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन लाने में जो आपको फोर्स P अप्लाई करना पड़ता, उस फोर्स P के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस इंड्यूस होंगी मटेरियल के अंदर, वो टेम्परेचर स्ट्रेस होंगी। ठीक है, तो चलिए उसी को मैंने यहाँ पे मॉडल किया है और उसी से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने कहा ये एक बार स्प्रिंग सिस्टम है, दोनों एंड फिक्स्ड हैं इसके। अब इस बार में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होगा, अगर इस बार में आपने टेम्परेचर चेंज किया तो बार में कुछ इलोंगेशन होगा, और अगर इलोंगेशन होगा तो वो स्प्रिंग को कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, स्प्रिंग को कुछ दबाएगा, कंप्रेस करेगा, और स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करता है तो फिर इधर जो फोर्स इंड्यूस होगा उसे मैंने बोल दिया Fs। ठीक है, और जो स्प्रिंग को उसने कंप्रेस किया, जो कॉन्ट्रैक्शन दिया, वो कितना था, डेल्टा S। अब डेल्टा S अगर मुझे पता है कि डेल्टा S हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कंप्रेस किया, उस डेल्टा S में अगर मैं Ks से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे Fs मिल जाएगा। क्लियर, क्योंकि देखिए Ks क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, जो कि नॉन क्वांटिटी है, इसमें डेल्टा S से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Fs मिल जाएगा। ठीक है, और जितना Fs इधर लग रहा है, मतलब बार स्प्रिंग को कंप्रेस कर रही है, उतना ही रिएक्शन फोर्स ये स्प्रिंग उस बार के ऊपर दे रही होगी। क्लियर, तो मैंने बोल दिया इस Fs के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो सिग्मा S है, और इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो Fs की वैल्यू आ गई। क्लियर, सीधी सी बात ये कि इसमें जो बार में एक्सटेंशन के कारण जो फोर्स इंड्यूस हुआ था वो स्प्रिंग के ऊपर लग रहा था, और उतनी ही रिएक्शन इस स्प्रिंग ने इस बार के ऊपर दी। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे इस सिग्मा S की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, जो स्प्रिंग ने एक रिएक्शन फोर्स दिया इस बार के ऊपर, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस चाहिए मुझे। ठीक है, मतलब मुझे सिग्मा S की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ तक क्लियर। अब फ्री एक्सपेंशन अगर होता है इस बार का तो कितना होता, अल्फा TL। क्लियर, लेकिन इस फोर्स के कारण कुछ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, अगर नेट चेंज इन लेंथ ऑफ बार की बात करूँ, सिर्फ बार की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, डेल्टा L मतलब फ्री एक्सपेंशन माइनस सिग्मा S अपॉन E, ये स्ट्रेन हो गया, L से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब नेट जो चेंज इन बार है वो इतना होगा। क्लियर, और ये किसके बराबर होगा, ये डेल्टा S के बराबर होगा। तो देखिए मैंने लिखा कि सिंस नेट चेंज इन लेंथ इज 0, इस बार ये जो सिस्टम है इसके अंदर नेट चेंज इन लेंथ तो होगा नहीं क्योंकि दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो इसके अंदर बार के अंदर जो एक्सटेंशन हो रहा है उतना ही कंप्रेशन इस स्प्रिंग के अंदर हो रहा होगा, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा नेट चेंज इन लेंथ इज 0, देयरफॉर एक्सपेंशन इन बार इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन इन स्प्रिंग, तो इक्वेट कर दिया। ठीक है, इस वैल्यू को वहाँ ले जाइए तो ये इक्वेशन मिल गई। क्लियर, यहाँ से मुझे सिग्मा S की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा S इज इक्वल टू ये लिख लिया। ठीक है, इसको वहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने E/L से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई। डिवाइड कर दीजिए, L से L कैंसिल हो गया, तो अल्फा T E बचा, तो ये अल्फा T आ गया, ये E/L ये L/E है, और ये E/L तो ये 1 हो गया, 1 आ गया, और ये वैल्यू आ गई। क्लियर। अब देखिए AE जो L होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मैंने आपको बताया था कि एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर, तो इसके लिए मैंने AE/L की जगह K बार लिख दिया, और KS स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग है, ये लिख दिया। क्लियर, मतलब सिग्मा S इज इक्वल टू होगा अल्फा TE अपॉन K बार अपॉन KS प्लस 1। मतलब हम इस बार के अंदर स्ट्रेसेस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक, या स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो मॉडल करके हमने किस तरह से टेम्परेचर स्ट्रेस कैलकुलेट की, मैंने उसकी बात की। क्लियर, अब इस पे बेसिक न्यूमेरिकल और करते हैं तो आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ए स्टील बार ऑफ 120 मिलीमीटर डायमीटर इज फिक्स्ड एट द एंड्स, a hole of 50 mm diameter is driven for 1/3 of its length. If the temperature of the bar is raised by 40 degree centigrade about that of fixed and determine the maximum stress in the bar. Consider E is equal to 210 gigapascal and alpha is equal to 12 into 10 power minus 6 per degree centigrade. ये given quantities। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक बार है और इसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं।
इस बार में 1/3 डिस्टेंस तक, 1/3 लेंथ तक एक होल किया है, ठीक है, कितने का, 50 मिलीमीटर डायमीटर का। अब मुझे पूछा है कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी, तो मुझे पता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगी, यहाँ होगी, क्योंकि एरिया सबसे कम है वहाँ पे। यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स अपॉन ये एरिया करोगे तो इस साइड पे स्ट्रेस मिलेगी, और फोर्स अपॉन ये एरिया करोगे तो इस साइड पे स्ट्रेस मिलेगी। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी वो तो इस सेक्शन, मतलब 2 सेक्शन में होगी। यहाँ तक तो क्लियर। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। A1 और A2 एरिया निकाल लीजिए। इसका एरिया π/4 120 का स्क्वायर, और यहाँ पे π/4 120 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, तो A1 A2 निकला है। अब फ्री एक्सपेंशन अगर होता तो कितना होता, अल्फा TL, और उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, L के टर्म में लिख लिया मैंने, क्योंकि L गिवन नहीं है तो L के टर्म में लिख लिया। अल्फा की वैल्यू 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं तो वो आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू फोर्स P। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कहा कि इधर जो टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस होंगी उसके करस्पॉन्डिंग अगर फोर्स P है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि मॉडल करके कि ये जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स P लग रहा है वही टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वही मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस होंगी उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स P है वो फोर्स P, और वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपने एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट किया है, एक्सपेंशन प्रिवेंट किया है, इसलिए उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होंगी। क्लियर। तो चलिए, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू फोर्स P, और वो कितना होगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्लस इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो Δ1 प्लस Δ2 लिख दिया। अब डेल्टा मुझे मालूम है कि PL/A ही होता है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए, P और L जो है वो 2L/3 है, A1E और वो P × L/3 और A2E। क्लियर, ये आ गया। अब मुझे पता है कि दोनों एंड फिक्स्ड हैं, मतलब इसके अंदर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, मतलब सीधी बात यह है कि डिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि डेल्टा नेट इज इक्वल टू फ्री एक्सटेंशन। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मैंने इक्वेट किया तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई। मतलब इस बार के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इन द सेंस कि टेम्परेचर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, या टेम्परेचर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा वो ये वैल्यू है। क्लियर। अब इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, और मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगी, इस पोर्शन 2 में। तो मैंने लिखा σ2 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, इस पोर्शन का एरिया। क्लियर, उसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस की जो वैल्यू मिली, जैसे आपने σ2 बोला या सिग्मा मैक्सिमम बोल दीजिए, वो वैल्यू होगी 114 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, a compound bar consists of steel portion AB cross sectional area being 1000 mm square and a brass portion BC of cross section area 800 mm square. The bar ABC is supported at A and C with a small gap of 0.4 mm as shown in figure. ये जो बार हैं ये A पे सपोर्टेड है और पॉइंट C पे सपोर्टेड है, और जो इन दोनों के बीच में गैप है वो 0.4 mm। क्लियर। Calculate the maximum rise in temperature at which the bars remains stress free। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में पूछा है also determine the stresses induced in the material of the bar if temperature rise by 80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज बताना है जब मटेरियल के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो, मतलब स्ट्रेस फ्री हो, ठीक है। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर टेम्परेचर राइज जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फिर मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होंगी ये बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, इसका डेटा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और केस 1 देखते हैं। देखिए, मैंने कहा मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। अब मुझे पता है कि फ्री एक्सटेंशन इन स्टील प्लस फ्री एक्सटेंशन इन ब्रास शुड नॉट बी मोर देन 0.4, क्योंकि अगर इन दोनों का समीशन 0.4 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, तो फिर दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएंगे। क्लियर। तो मैं एक इक्वेशन ये बना लेता हूँ, क्या कि 0.4 इज इक्वल टू फ्री एक्सटेंशन इन स्टील प्लस फ्री एक्सटेंशन इन ब्रास। दोनों को इक्वेट करिए तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, और 0.4 से इक्वेट किया इसलिए मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अगर 0.4 से ज़्यादा एक्सटेंशन होगा तो फिर क्या होगा, दोनों मटेरियल के अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगे।
ठीक, तो इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर की जो वैल्यू आई वो आ गई 52.63 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है कि टेम्परेचर चेंज अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो, राइज हो, देखिए राइज को मैंने अपवर्ड से रिप्रेजेंट कर दिया, राइज हो तो फिर स्ट्रेसेस क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम फ्री एक्सटेंशन दोनों बार्स में देख लेते हैं। तो फ्री एक्सटेंशन ऑफ स्टील प्लस फ्री एक्सटेंशन ऑफ ब्रास, दोनों का समीशन देखते हैं, वो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया डेल्टा एफ ई से। ठीक है, इसे फ्री एक्सटेंशन बोला, डेल्टा फ्री एक्सटेंशन इज इक्वल टू आया 0.608 मिलीमीटर। ये वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे, अल्फा टी एल स्टील के लिए और अल्फा टी एल की वैल्यू ब्रास के लिए पुट कर दीजिए। टी कॉमन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, वो पुट कर दिया, तो डेल्टा एफ ई जो आया वो 0.608 मिलीमीटर आ गया। क्लियर। अब देखिए दोनों के अंदर फ्री एक्सटेंशन का समीशन अगर 0.4 होता या उससे कम होता तो दोनों के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होती। स्ट्रेसेस कब इंड्यूस होंगी और किस के कारण इंड्यूस होंगी? जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी वो इस रेस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन के कारण होंगी, और वो रेस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन कितना होगा? ये फ्री एक्सटेंशन माइनस ये जो गैप है। ठीक है, अगर दोनों का समीशन 0.4 से कम होता तो मैंने कहा स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होती। जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं वो सिर्फ इस रेस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन के कारण हो रही हैं। क्लियर। अब ये रेस्ट्रिक्टेड डिफॉर्मेशन किसके बराबर होगा? एक्सटेंशन इस स्टील के अंदर और एक्सटेंशन जो ब्रास के अंदर है, इन दोनों के समीशन के बराबर। ठीक है, तो चलिए मुझे अगर स्ट्रेस के टर्म में लिखना हो एक्सटेंशन को तो कैसे लिखते हैं? पी एल अपॉन ए, तो मैंने लिख दिया ये स्टील के लिए और ये ब्रास के लिए। यहाँ पे पी क्या है? पी जो मटेरियल के अंदर स्टील और ब्रास के अंदर टेम्परेचर स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स पी है वो है ये, उसको रिप्रेजेंट करता है ये फोर्स पी। क्लियर। इस फोर्स पी को बाहर निकाल दिया और वैल्यूज़ को पुट किया। ठीक, ये ए की वैल्यू, मतलब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं एल ए और ई की स्टील के लिए, और ये एल ए और ई की वैल्यूज़ ब्रास के लिए, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए और जो फाइनल आंसर आया पी का, पी इज इक्वल टू आया 46.834 किलो न्यूटन। क्लियर। अब मुझे स्ट्रेसेस अगर स्टील के अंदर देखना है तो फिर क्या बोलता हूँ मैं? स्ट्रेसेस इन स्टील सिग्मा एस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील। तो आपको स्टील के अंदर स्ट्रेस मिल गई। इसी तरह से ब्रास के अंदर अगर स्ट्रेस देखना है तो फिर ये फोर्स अपॉन ब्रास का एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर ब्रास के अंदर जो स्ट्रेस मिली वो आ गई 58.54 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ब्रास के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा आई, वो ज़्यादा क्यों आई? वो इसलिए ज़्यादा आई क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। क्लियर। अब टेम्परेचर स्ट्रेस के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सेकेंड पार्ट में, हम कंपोजिट बार पे टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट होता है उसको समझेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बार क्या होता है उसको देखेंगे। थैंक यू।